Hello students, welcome you all in my YouTube channel, that is Anjika Classes. Students, I am here after a long time, and in COVID lockdown I started making videos, but due to some technical and other reasons I stopped the videos. But now once again I'm in front of you with the videos. As we were going through the chapter of history, that is the making of global world, and कि हमारे प्लेलिस्ट पे ये चैप्टर के कई सारे वीडियोस, लगभग 10 वीडियो छोटे छोटे अवेलेबल हैं, और जिस टॉपिक तक हमने इसको कंप्लीट किया है अब हम उसके आगे चलेंगे. सो एज कि लास्ट जो हमने डाला है टॉपिक वो है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड. यहीं से हम शुरू करते हैं इसको. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें. स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, जो हम जिस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज इसके पहले हमने 19th सेंचुरी की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, 20th सेंचुरी स्टार्ट होने को भी हमने देखा थोड़ा बहुत. तो ये ऐसा टाइम था जब वर्ल्ड मार्केट के लिए फूड क्रॉप्स और दूसरी फसल उगाना बहुत ज़रूरी था, और इसको उगाने के लिए ज़रूरी था कि एक बड़ी मात्रा में पैसा हो, कैपिटल हो. जैसा कि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं, उनके लिए पैसे का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल नहीं था. वो इजीली बड़े बैंक से लोन ले सकते थे. लेकिन वो लोग जिनके पास छोटे छोटे फार्म्स थे, उनके लिए बड़े बैंक से लोन लेना आसान नहीं था. तो यहाँ पर हमें बेसिकली पता चलता है इंडियन बैंकर्स के बारे में, अबाउट इंडियन बैंकर्स. द शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नट्टुकोटाई चेट्टियार्स, ये दो नाम यहाँ पे मिलते हैं जो कि इंडियन बैंकर जैसे हैं, इंडियन व्यापारियों जैसे थे. इन्होंने बेसिकली मिडिल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करने का जो एग्रीकल्चर था, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर था, उसके लिए इन्होंने लोन देना स्टार्ट किया. जैसे मान लीजिए मैं शिकारीपुरी श्रॉफ या नट्टुकोटाई चेट्टियार में से हूँ, और मैं छोटे छोटे फार्मर्स को लोन दे रही हूँ मिडिल एंड साउथ ईस्ट एशिया में. तो यहाँ पर मेरा क्या रोल होगा कि अब जो पैसा मैं दे रही हूँ लोन के रूप में, वो मैं दो तरीके से ले सकती हूँ. या तो मेरी अपनी सेविंग्स होगी जिसको मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ इधर, या फिर मैं यूरोपियन या बड़े बड़े बैंक से लोन लेकर के पैसा लोन पे चला रही हूँ. इस तरीके से एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका होता था जिससे कि ये लोग अपने बिजनेस और अपने दूसरे आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को सेटल करते थे. फिर हम यहाँ देखेंगे कि जो इंडिया के ट्रेडर्स थे और इंडिया के जो भी मनी लेंडर थे, वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के पीछे पीछे अफ्रीका तक चले गए. यानी जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे जो कि अफ्रीका में काम अपना कर रहे थे, यहाँ पे इंडियन भी आ गए. और इन्होंने आने के बाद से ये इतना इनका काम जम गया ना कि इन यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को कहीं पीछे इन्होंने छोड़ दिया, और ये ज़्यादा एस्टेब्लिश, ज़्यादा सेटल्ड हो गए यहाँ पे. इन्होंने अपने बड़े बड़े एम्पोरियम्स खोल लिए 1860s के आसपास. एम्पोरियन आप समझते हो क्या होता है? एम्पोरियन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती हैं. जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ एयरपोर्ट पे आपको इंटरनेशनल गुड्स भी मिलेंगे. कहने का मतलब कि इम्पोर्टेड गुड्स भी मिलेंगे जिसको आप खरीद सकते हैं. शौकीन लोग होते हैं वो खरीदते हैं. तो इसी तरीके से इन लोगों ने अपने एम्पोरियम भी खोलने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे ट्रैवलर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, पैसेंजर भी बढ़ रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम. आप देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि हिस्टोरिकली क्या देखते हैं ना हम लोग कि स्टार्टिंग से ही इंडिया से कॉटन कपड़ा ब्रिटेन जाता था. ठीक है, इंडिया से कॉटन कपड़ा जाता था ब्रिटेन, बहुत इसकी डिमांड थी यहाँ पे. लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे यहाँ भी लोगों ने कॉटन बनाना, कपड़े बनाना
शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर कपड़ा बनाने लगे तो इन लोकल प्रोड्यूसर ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाया कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो ना इंडिया या दूसरे कंट्री से, इसको बंद करो, इसको आप बंद कीजिए ताकि हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को हम लोग सिक्योरिटी दे सकें। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट अचानक से बंद नहीं कर सकती, सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया से आने वाली चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। इंडिया या दूसरे जो भी कंट्री से आ रहे थे कपड़े उन पे टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि इंपोर्ट कम हो गया। अब इंपोर्ट कम होने के साथ साथ अब ब्रिटेन के लोग अपने यहाँ तो सामान बेच ही रहे हैं, अब इनकी नज़र वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों पे भी गई कि यहाँ भी हमें अपना सामान बेचना चाहिए। तो अब देखिए इंडिया का क्या सीन है। इंडिया का कपड़ा जो ब्रिटेन आ रहा था वो रुक गया क्योंकि इस पे टैक्स लगा दिया गया, लेकिन इंडिया का कपड़ा वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में जा रहा है और ब्रिटेन का कपड़ा भी यहाँ जा रहा है। तो अब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ना एक बड़ा कंपटीशन डेवलप होने लगा, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो एक्सपोर्ट का डेटा था वो कम होता जा रहा था, इंडियन एक्सपोर्ट का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी बुक में डेटा भी दिया, ये देखो 1800 में 30% था एक्सपोर्ट इंडियन कॉटन कपड़े का, 1815 में ये 15% हो गया और 1870 में आके ये 3% से भी नीचे चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अगर इंडिया से कॉटन कपड़े का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो क्या रहा था फिर। तो अब इस गेम को थोड़ा समझिए आप। अभी तक इंडिया से कॉटन कपड़ा जाता था ब्रिटेन, अब इस पे लग गया टैक्स, तो ये कपड़ा जाना बंद हो गया। अब क्या किया कि ब्रिटेन के लोग यहाँ आते थे और हमसे कपड़ा नहीं खरीदते थे, हमसे वो खरीदते थे रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ कॉटन, और उसको खरीद के वो ले जाएंगे अपने यहाँ पे वो फिनिश्ड गुड बनाएंगे और फिनिश्ड गुड बना के फिर वापस इंडिया में ही ला के बेचेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसी तरह का सीन होता था। तो रॉ मटेरियल के अलावा ओपियम चाइना को एक्सपोर्ट करना और ओपियम चाइना को दे करके उसके बदले चाइना से टी वगैरह लेना, ठीक है। इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे ओपियम प्रोड्यूस किया जाता था। ओपियम क्या होता है, ये एक तरीके का नशीला मटेरियल होता है, नशीली चीज होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ चल रहा था। फिर आप देखोगे कि 19वीं सेंचुरी में आकर के ना इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड हो गए थे, बहुत ज्यादा हो गए थे, ठीक है। इंडिया से ब्रिटेन और बाकी पूरे वर्ल्ड को जो भेजा जा रहा था रॉ मटेरियल वो बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटेन से बहुत सारा फिनिश्ड गुड इंडिया आता था और इतनी ज्यादा कीमत होती थी ना, ऐसे समझिए इसको। ये देखिए, ये रहा ब्रिटेन और ये रहा इंडिया। कुछ चीजें इंडिया से ब्रिटेन जा रही हैं रॉ मटेरियल टाइप, और कुछ चीजें ब्रिटेन से इंडिया आ रही हैं। तो मान लीजिए अगर जो इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है 50 रुपए का सामान और ब्रिटेन से इंडिया आ रहा है 500 रुपए का सामान, ठीक है। अब देखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे किसको प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया को मिला 50 और ब्रिटेन को मिला 500, तो ये ट्रेड में प्रॉफिट में कौन है, ब्रिटेन है। 450 रुपीज का प्रॉफिट है ब्रिटेन को। तो इस तरह का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस। ये ट्रेड सरप्लस किसके फेवर में है, इंडिया या ब्रिटेन, ऑब्वियसली ये ब्रिटेन के फेवर में है, ठीक है। तो इस तरीके का ब्रिटेन को ट्रेड सरप्लस मिल रहा था, और ये जो ट्रेड सरप्लस मिल रहा था इससे ब्रिटिशर्स जो थे ये सारे के सारे फायदे निकाल ले रहे थे। फायदा इन द सेंस कि ब्रिटेन का दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड चल रहा था उसमें तो नुकसान हो रहा था, इंडिया से फायदा मिल रहा है, बाकी सब में नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई भी ये लोग कर लेते थे इसी ट्रेड सरप्लस से। इसके अलावा जो होम चार्जेस थे इंडिया में ब्रिटेन के होम चार्ज का मतलब हुआ कि जो भी ब्रिटिश ऑफिस थे उसके एम्प्लॉयज थे उनको सैलरी देनी होती थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अपने घर पैसा भेजते थे कमा करके, ये सारे के सारे, या फिर जो लोन लिया हुआ था उस लोन को फुलफिल करना था, ये सारी चीजें इंडिया के ट्रेड से जो ब्रिटेन को ट्रेड सरप्लस मिल रहा था ना, जो मैंने अभी आपको बताया, वो उसी पर सब कुछ
डिपेंड कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हैं ट्रेड रूट्स जो इंडिया को पूरे वर्ल्ड से जोड़ रहे थे 17th सेंचुरी के लास्ट में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये किस तरीके से अफ्रीका से यहाँ जुड़ रहा है, अफ्रीका से इस तरीके से यहाँ भी जुड़ा है ना। ये आपकी बुक में भी दिया, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इंटर वॉर इकोनॉमी। अब देखो इंटर वॉर इकोनॉमी में क्या था कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये मेनली यूरोप में लड़ा गया था, और इसमें दो टीम थे, एक था सेंट्रल पावर और एक था एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में आता था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की, जबकि एलाइड पावर में आता था ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और बाद में इसमें यूएसए भी शामिल हो गया था। ठीक है, ये दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था। जब अगस्त 1914 को ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सारी कंट्रीज को लगा था ना कि क्रिसमस आने तक यानी दिसंबर 1914 तक ये वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये वॉर चला 4 साल तक। 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, इसके रीजन क्या थे? इसके बहुत सारे रीजन थे, कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगी इसमें सारे रीजंस भी मैं आपको बताऊंगी, अभी रीजंस आपको नहीं जानने यहाँ पे। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा वॉर कभी हुआ ही नहीं था, और इस वॉर में वर्ल्ड के सबसे जो लीडिंग कंट्री थे, इंडस्ट्रियल कंट्री, वो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे को हराने के लिए पूरा का पूरा अपनी ताकत लगा दे रहे थे। ये फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी था। इसमें मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, इसके अलावा फिर केमिकल वेपन्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ बहुत बड़े पैमाने पे किया गया था। पूरे वॉर के लिए दुनिया भर से बहुत सारे सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया, बड़ी बड़ी ट्रेन में भर के उनको ले जाया गया। आप समझिए कि इस वॉर में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा तो घायल हुए। ठीक है, ये मरने वाले में ना और घायल लोगों में ज्यादातर वर्किंग एज के लोग थे। अब ये वर्किंग एज का मतलब क्या हुआ? वर्किंग एज यानी अब देखिए कि बच्चों को तो लड़ने भेजेंगे नहीं, बूढ़ों को लड़ने भेजेंगे नहीं, तो भेजेंगे किसको? उसको जो कि यंग होगा, और यह यंग लोग ही वर्किंग एज के लोग थे। इतने ज्यादा लोग वर्किंग एज वाले जो इसमें आर्मी में चले गए, उनकी डेथ हो गई या इंजर्ड हो गए कि पूरे यूरोप में काम करने वाले लोगों का जो नंबर था ना वो बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत कम हो गया। फैमिली मेंबर रिड्यूस हो जाने की वजह से अब जो वॉर के बाद जो फैमिलीज की इनकम थी वो भी काफ़ी कम हो गई। ठीक है, साथ ही साथ आप देखिए कि जितने भी इंडस्ट्रीज थे, अब उन इंडस्ट्रीज में कोशिश की जा रही थी कि वॉर वेपन, वॉर रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसी को, वॉर रिलेटेड गुड्स को ही प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी लोगों को। कंट्रीज वॉर वेपन की ज़रूरत को फेस कर रहे थे, इसके डिमांड कर रहे थे। फिर अब आप आगे देखेंगे कि इस वॉर की वजह से वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल इकोनॉमिक पावर्स थी ना वो सब कुछ बदल गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक यूएसए जो था ये दूसरे कंट्रीज, ब्रिटेन या रशिया, इन सब कंट्रीज से लोन लेता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान चूंकि ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस पहले से थे, यूएसए स्टार्टिंग से इसमें इन्वॉल्व था नहीं, तो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो अब ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस जैसे कंट्रीज और दूसरे जर्मनी वगैरह भी यूएसए से लोन लेने लगे, क्योंकि यूएसए तो स्टार्टिंग से ही वॉर से अलग था, बाद में मिला है ना। नतीजा ये हुआ कि जो अभी तक डेब्टर था वो, देखिए यहाँ लिखा भी है, द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब जो डेबिटर था यानी कि जो पैसा कर्ज लेने वाला था वो कर्ज देने वाला बन गया, क्रेडिटर बन गया, और जो अभी तक कर्ज देता था ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस ये सब, अब ये कर्ज लेने वाला बन गया यानी डेबिटर बन गया। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट वॉर रिकवरी। देखिए, पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद ना इकोनॉमिक सिचुएशन को वापस सही करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत टफ टास्क था। वर्ल्ड वॉर से पहले जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी था, इट वाज द लीडिंग इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। इसीलिए वॉर के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी को हुई। क्यों इसको प्रॉब्लम हुई? देखिए, जिसके पास जितना ज़्यादा होता है ना, नुकसान भी उतना ही ज़्यादा उसी को होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बस है, ठीक है, और इससे कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब अचानक इस पे किसी तरह का रॉबरी होता है, किसी तरह का कोई अटैक होता है, ठीक है, बस पे। अब इसमें एक आदमी है जिसके पॉकेट में केवल 100 रुपये हैं, तो जब इसका पैसा लूटेगा तो केवल 100 रुपया जाएगा। लेकिन एक इंसान है जिसके गले में गोल्ड की चेन, हाथ में ब्रेसलेट और अच्छा खासा महंगा मोबाइल है, इसके पास ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा सामान लूटा जाएगा। तो नुकसान ज़्यादा किसका हुआ? 100 रुपये वाले का किया या इसका? ऑब्वियसली इसका नुकसान हुआ। यानी कि जो जितना पावरफुल होता है उसको नुकसान उतना ज़्यादा हो सकता है, जो जितना रिच होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में उतना ज़्यादा उसको नुकसान होता है। क्योंकि ब्रिटेन सबसे ज़्यादा लीडिंग इकोनॉमी था वर्ल्ड की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी इसी को झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में बिजी था, उस समय आप देखोगे कि जापान और इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, क्योंकि ब्रिटेन से तो सामान आ नहीं रहा था। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जापान और इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप होने लगी थी। बाद में वॉर के समय ब्रिटेन ने बहुत सारा पैसा भी कर्ज लिया यूएसए से। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे डूब चुका था, दब गया था, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम फेस हो रही थी, दिक्कत हुई थी, अब हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ख़त्म हुआ, इस समय डिमांड बढ़ी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो लोगों को लगा कि हाँ, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें फिर से अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है वगैरह वगैरह। तो इन लोगों ने ये डिमांड बढ़ी, और जब डिमांड बढ़ती है ना मार्केट में, डिमांड बढ़ने का मतलब हुआ कि सामान की लोग मांग करते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, सपोज क्लॉथ की, ठीक है, ड्रेस की नहीं, रेडीमेड कपड़ों की नहीं, कपड़े की मांग बढ़ी है। तो कपड़े की मांग बढ़ी है तो अब क्या होगा? अब इस कपड़े को बनाना लोग शुरू करेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ये बिकेगा अभी। जब इसका प्रोडक्शन होगा तो बनाने के लिए वर्कर चाहिए, तो जब वर्कर्स रखे जाएंगे तो ये क्या है? इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद धीरे धीरे, चूंकि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो शुरू में बढ़ा, लेकिन उसके बाद से चूंकि सारे कंट्रीज परेशान थे ना, किसी के पास भी एनफ पैसा नहीं था, किसी के पास भी इतना संसाधन नहीं था, सबके सब वर्किंग पावर मर चुका है, वर्किंग एज के लोग मर गए हैं, घायल हो गए हैं, पॉसिबल नहीं है उनके लिए फिर से सब कुछ कर पाना। नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्शन अचानक से गिरना शुरू हो गया। प्रोडक्शन गिरा तो लोग, जो वर्कर जिनको रखा गया था, अब मैं प्रोडक्शन, मान लो मेरी कंपनी है, उसमें प्रोडक्शन नहीं चाहिए हमको ज़्यादा, तो हम ज़्यादा आदमी को रख के उसमें काम क्यों कराएंगे, मैं उसको क्यों ज़्यादा पैसा दूंगी, है ना। तो प्रोडक्शन गिरा तो एम्प्लॉयमेंट भी गिरना शुरू हुआ, ठीक है। इधर जो गवर्नमेंट थी वो सोच रही थी कि जितना हमें नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर में, उन सब को हम पब्लिक से टैक्स लेके पूरा कर लें। टैक्स बढ़ाते जा रही थी, लोग के पास पैसा नहीं है और टैक्स बढ़ा जा रहा है। ऐसा सिचुएशन हो गया ब्रिटेन में कि हर 5 में से 1 आदमी के पास जॉब नहीं था ब्रिटेन में, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी थी उसको भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्योंकि हुआ क्या ना कि देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये हमारा सपोज वर्ल्ड है, ये इक्वेटर हो गया, ये यूरोप है, ये पूरा हिस्सा यूरोप है, ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा यूएसए, कनाडा वगैरह। अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर के पहले ईस्टर्न यूरोप में गेहूं उपजाया जाता था बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड को यहाँ से गेहूं भेजा जाता था।
जब यूरोप पूरा वर्ल्ड वार में लग गया, अब तो गेहूं कौन उपजाए? ऐसे में पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, इन सारे कंट्रीज ने मिलकर के वीट का प्रोडक्शन शुरू किया और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो अब ये जो ईस्टर्न यूरोप था, इसने भी प्रोडक्शन करना शुरू किया। यानी अब ये भी प्रोडक्शन कर रहा है, ये भी कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि वर्ल्ड मार्केट में ना गेहूं बहुत ज़्यादा हो गया, कि इतना ज़्यादा हो गया कि अब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस जो होता है वो गिर जाता है। तो गेहूं इतना ज़्यादा हो गया ना कि इसके प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही मैं डालूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक ले जाएं। ठीक है, थैंक यू।